नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 14th लेसन पढ़ रहे थे, वयस्कावस्था में पोषण। बच्चों, कल हमने इस लेसन के अंदर वयस्कावस्था के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने वयस्कावस्था के दौरान कौन कौन सी पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती है उसके बारे में भी अध्ययन किया था। और वयस्कावस्था के समय कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि वयस्कावस्था के दौरान होने वाली कौन कौन सी समस्याएं हैं और वयस्कावस्था के दौरान हमें किस प्रकार से आहार आयोजन करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें वयस्कावस्था के दौरान। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों हम चलते हैं पोषण संबंधी समस्याएं। वयस्कावस्था के दौरान यदि हम देखें तो बच्चों कौन कौन सी पोषण समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो वयस्कावस्था में पोषण जो है वयस्कों के व्यवसाय, उनके श्रम, उनकी आय, उनकी दिनचर्या आदि से प्रभावित होता है। अब वयस्कावस्था में यदि हम अति पोषण करते हैं, अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का यूज़ करते हैं, तो इससे जो है वो मोटापा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की शारीरिक और मानसिक रोग भी जो है वो हो जाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, या फिर डायबिटीज़ हो सकती है, या हार्ट डिजीज़ हो सकती है, तनाव हो सकता है, टेंशन हो सकता है, कई प्रकार के जो है वो रोग हो जाते हैं। तो अब हम इससे हमें हमारी जो है आहार व्यवस्था भी जो है वो प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हम अभी एक सारणी देखने जा रहे हैं। इस सारणी के अंदर हम ये देखेंगे कि वयस्कों के लिए दैनिक दिनचर्या के अंदर किस प्रकार से जो है संतुलित आहार जो है वो रखा गया है, कितनी मात्रा में अनाज, दाल, दूध, कंदमूल या हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य सब। देखिए बच्चों, ये इस सारणी के द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं कि वयस्कावस्था के दौरान जो है हमारी दैनिक संतुलित आहार किस प्रकार से होना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए। कल हमने बच्चों पढ़ा था कि क्रियाशीलता के आधार पर हमने 3 प्रकार के जो है वो व्यक्तियों का या पुरुषों का या चुनाव किया था। हमने देखा था कि एक कम क्रियाशील व्यक्ति होते हैं, या फिर मध्यम क्रियाशील व्यक्ति होते हैं, या फिर अधिक क्रियाशील व्यक्ति होते हैं। तो तीनों के लिए अलग अलग तरीके के जो है वो विभिन्न प्रकार के भोज्य समूह या खाद्य पदार्थों को की मात्रा जो है यहाँ पर दी गई है। जैसे कि यदि हम अनाज की बात करें तो कम क्रियाशील व्यक्ति यदि है तो पुरुष को जो है 375 ग्राम जो है वो 75 ग्राम जो है वो अनाज की आवश्यकता होगी। यदि स्त्री है तो 270 ग्राम उसे जो है वो अनाज की आवश्यकता होगी। ठीक इसी प्रकार से यदि हम मध्यम क्रियाशील व्यक्ति के को देखें तो मध्यम क्रियाशील व्यक्ति को कुछ ज़्यादा मात्रा में जो है, पुरुष होगा तो ज़्यादा मात्रा में जो है वो अनाज की आवश्यकता होगी, जैसे 450 ग्राम जो है अनाज की आवश्यकता होगी। और यही अधिक अधिक क्रियाशील व्यक्ति के अंदर पुरुष को देखें तो कम अधिक क्रियाशील व्यक्ति अधिक श्रम करता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसको 600 ग्राम जो है वो अनाज की आवश्यकता होगी। तो ठीक इसी प्रकार से हम दाल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कम क्रियाशील व्यक्ति को सिर्फ 75 ग्राम जो है वो दाल की आवश्यकता है, स्त्री को उससे भी कम 60 ग्राम की आवश्यकता है, जबकि मध्यम क्रियाशील जो है इसको 90 ग्राम, और अधिक क्रियाशील व्यक्ति, अधिक श्रम करने वाला व्यक्ति, अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को 120 ग्राम दालों की आवश्यकता होती है। तो ठीक इसी प्रकार से हम दूध है, कंदमूल है, हरी सब्जियां हैं, अन्य सब्जियां हैं, फल है ना, इन सभी चीज़ों की प्रस्तावित मात्राएं यहाँ पर दे रखी है। कम क्रियाशील व्यक्ति को कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उसमें भी कम क्रियाशील में पुरुष को कितनी मात्रा में आवश्यकता है, महिला को कितनी मात्रा में आवश्यकता है, फिर मध्यम क्रियाशील व्यक्तियों में पुरुष को कितनी मात्रा में आवश्यकता है, स्त्री को कितनी मात्रा में आवश्यकता है, और अधिक क्रियाशील व्यक्ति यदि अधिक श्रम करने वाला है तो उसको उसमें पुरुषों को कितने जो है वो मात्रा में जो है विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, और स्त्री को कितनी मात्रा में जो है वो खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। तो इस सारणी को देखकर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से वयस्कावस्था के दौरान जो है अकॉर्डिंग टू क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग जो है हमें अलग अलग खाद्य पदार्थों की अलग अलग मात्राएं जो है वो आवश्यक होती है। अब देखिए बच्चों, अभी हमने सारणी देखी थी। इस सारणी से हमको यही पता चलता है कि शारीरिक क्रियाशीलता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाले अनाज है, दाल है, कंदमूल है, शर्करा है, घी है, तेल है, इनकी मात्रा भी बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि ये ही भोज्य पदार्थ जो होते हैं इनके द्वारा किए जाने वाले अधिक श्रम के लिए जो है ऊर्जा तथा अन्य पोषक तत्वों की मांग की आपूर्ति करते हैं। इन पोषक तत्वों के द्वारा ही तो हमें ऊर्जा मिलती है ना। तो क्रियाशीलता के आधार पर जो है हम इनकी प्रस्तावित मात्राएं रखेंगे, और वयस्कावस्था के लिए आहार आयोजन करते समय हमें जो है कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अपनी आय के अनुरूप हम भोज्य पदार्थों का चुनाव करेंगे, है ना, जो कि सभी आय वर्ग के वयस्कों जिससे कि सभी आय वर्ग के वयस्कों को जो है समान मात्रा में संतुलित आहार जो है वो मिल सके, है ना।
हाँ, तो बच्चों अब हम देख रहे हैं कि व्यस्कावस्था के दौरान किस प्रकार से हम आहार आयोजन करें या आहार व्यवस्था करें, जिससे कि सभी वयस्कों को समान रूप से संतुलित आहार मिल सके। जैसे कि पूरे दिन के भोजन में 3 समय का, जैसे कि सुबह का नाश्ता है और सुबह का खाना है, शाम का जो है वो खाना है, 3 भागों में हम बाँट देते हैं, है ना? 3 भागों में हमें बाँट देना चाहिए। अब देखिए, एक समय के भोजन में जो है सभी पोषक तत्व होने चाहिए। जब व्यस्कावस्था के लिए हम आहार आयोजन करें तो हमें ध्यान रखना है कि एक समय का जो भी भोजन हम बना रहे हैं उसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए। तथा जो व्यक्ति बाहर काम पर जाते हैं उनका भोजन जो है टिफ़िन में पैक करते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भोजन संपूर्ण रूप से पोषक तत्वों से युक्त है या नहीं है, आकर्षक है या नहीं है, आसानी से बंद किया जा सकने वाला है या नहीं है, जल्दी खराब होने वाला है या नहीं है ना? और अगर डिब्बाबंद भोजन में कोई पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो उसे दोपहर के खाने में या फिर शाम के खाने में दे करके इस प्रकार से जो है न्यूट्रिशन को बढ़ाया जा सकता है ना? हाँ, पोषक तत्वों की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, भोजन बनाते समय हमें फैट है, वसा है, तेल है, इनके प्रकार का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इससे जिससे कि जो है हमें हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, अन्य प्रकार की कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उनकी संभावनाएं कम से कम हो जाए, है ना? अब देखिए, इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, व्यस्कावस्था के दौरान जब हम आहार आयोजन करते हैं तो भोजन के अंदर कैल्शियम की मात्रा पूर्ण रूप से होनी चाहिए और महिलाओं के भोजन में आयरन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इससे कि उन्हें जो है अनाज है, छिलके सहित दालें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, यकृत है ना, लीवर है, अंडा है, मांस है आदि ये नियमित रूप से लेने चाहिए। और यदि नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह लेकर के इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ कच्चे फल और सब्जियां जो कि रेशेदार हैं, भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं व्यस्कावस्था के दौरान, ये जरूर लेने चाहिए। इनको हमें आहार आयोजन करते समय अवश्य ही उनके भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से व्यस्कावस्था के दौरान हम आहार आयोजन करें ताकि सभी पोषक तत्व जो है वयस्कों को जो है मिल सके और जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रह सके। अब देखिए बच्चों, क्रियाशीलता के अनुसार आहार व्यवस्था हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो जैसे जैसे शारीरिक क्रियाएं बदलती रहती है वैसे वैसे रोजाना शरीर के लिए जो है आवश्यक पोषक तत्वों की मात्राएं भी जो है घटती बढ़ती रहती है ना? अब इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के, सिवाय विटामिन के, है ना, बाकी सभी तत्वों की मात्रा जो है घटती बढ़ती रहती है। अब विटामिन बी जो होता है इसके अंदर थायमीन है, राइबोफ्लाविन है, नाइसिन है ना, आदि जो होते हैं वो ऊर्जा के साथ घटते बढ़ते रहते हैं, है ना? अब जो साधारण क्रियाशील व्यक्ति होते हैं उनको जो है 450 किलो कैलोरी से भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उन्हें जो है अनाज है, चीनी है, फैट है, ये कम मात्रा में लेना चाहिए, है ना? और उन्हें रेशेदार फल और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए अपने भोजन में। अब देखिए, जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति है, जब हम अभी हमने देखा था साधारण क्रियाशील व्यक्ति है तो उसको 450 किलो कैलोरी से भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर यदि अधिक क्रियाशील व्यक्ति है, अधिक श्रम करने वाला है, अधिक परिश्रम करने वाला है, तो इसको 925 किलो कैलोरी से भी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अनाज, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है तो हम अनाज की मात्रा बढ़ा सकते हैं, है ना? इसके साथ साथ थोड़ी चीनी है, फैट है, इसकी मात्रा भी हम बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन है, विटामिन ए है, बी है, इनसे युक्त भोजन और फल आदि हम दे सकते हैं, है ना? इनमें तो है कम ज़्यादा होते रहते हैं, है ना? लेकिन हम कह सकते हैं कि इनके अंदर अधिक क्रियाशील व्यक्ति को जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व उनके आहार आयोजन में सम्मिलित करने चाहिए, है ना? अब देखिए, आय वर्ग के अनुसार भी आहार आयोजन हमें करना चाहिए। अभी हमने देखा क्रियाशीलता के आधार पर हमने आहार व्यवस्था की। पहले तो हमने देखा व्यस्कावस्था के दौरान किस प्रकार से आहार आयोजन करना चाहिए, कॉमन देखा। फिर हमने देखा क्रियाशीलता के आधार पर किस प्रकार से आहार व्यवस्था करनी चाहिए। साधारण क्रियाशील व्यक्ति है तो किस प्रकार से उसको कितनी एनर्जी का फूड देंगे। अधिक क्रियाशील व्यक्ति है तो उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आय वर्ग के अनुसार किस प्रकार से आहार व्यवस्था करनी चाहिए। यदि कम आय वर्ग का व्यक्ति है ना, किसी की अर्निंग कम है तो उसको हम निम्न तरीके से भोजन में फेरबदल कर सकते हैं, है ना? और कम आय के अंदर भी उनको जो है संपूर्ण पोषक तत्व दे सकते हैं, जैसे कि दूध और मांस मछली की मात्रा हम कम कर सकते हैं। अनाज और दालें ज़्यादा और दोनों को ही मिलाकर दे सकते हैं, जिससे कि गुणवत्ता और मात्रात्मक रूप से जो है वो प्रोटीन उनको मिल सके, यदि कम आय वाले व्यक्ति है तो, है ना, यदि उनकी अर्निंग कम है तो।
इसके साथ साथ मौसमी फलों का उपयोग कर सकते हैं, मौसमी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, कम मूल्य वाली जो सब्जियां हैं वो उपयोग में ले सकते हैं, है ना, महंगे फल और महंगी सब्जियां लेने की अपेक्षा, है ना। तो अपनी अर्निंग के अंदर हम पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मौसम के अनुसार फलों का सेवन करना चाहिए, तो सस्ते भी होंगे और न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। दालों को अंकुरित करके खाना चाहिए, जिससे क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलेगा, है ना, और अन्य विटामिन भी प्रॉपर मात्रा में मिल पाएंगे, है ना। और वसा और तेल की मात्रा कम कर देनी चाहिए, और शक्कर और गुड़ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं हम, जिससे कि ऊर्जा के स्रोत जो है वो बने रहे। तो कम आय वर्ग वाले जो व्यक्ति होंगे वो इस प्रकार से विभिन्न पोषक तत्वों को अपने आहार आयोजन में सम्मिलित करके और स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। अब यदि उच्च आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं, तो किसी की आय अधिक है, अर्निंग अधिक हो रही है, अच्छे से हो रही है, खूब अच्छे से वो ले सकते हैं, तो उनको दूध, मांस, मछली आदि ज़्यादा मात्रा में सेवन कर सकते हो। अनाज और दालें कम खाएं, इनकी जगह पर वो जो है ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, है ना, प्रोटीन्स के अन्य स्रोत है उनका यूज़ कर सकते हैं। और मूल्य की समस्या नहीं रहेगी, तो फल और सब्जियां वो कोई ज़रूरी नहीं है सीजनल फ्रूट्स खाए, सीजनल सब्जियां खाए, है ना, वो खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं बिना सीजन में भी। इसके साथ साथ वसा और तेल की मात्रा उच्च वर्गीय व्यक्तियों के भोजन में भी ज़्यादा होती है। अब इसीलिए गुड़ व शक्कर की मात्रा कम कर देनी चाहिए, और जिससे कि ऊर्जा का संतुलन बना रहे, है ना। अब देखिए बच्चों, कम मूल्य के अंदर किस प्रकार से हम संतुलित आहार ले सकते हैं, ये हमने देखा कम आय वर्ग के लिए और अधिक आय वर्ग के लिए किस प्रकार से आहार आयोजन करना चाहिए। अब कम मूल्य का संतुलित आहार कैसे लें, तो कम आय वर्गीय जो वयस्क होते हैं उनके भोजन को ज़्यादा पोषक तत्वों को हम निम्न तरीकों से बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि एक अनाज की जगह पर 2 से 3 अनाज मिला लें, जिससे कि सारे ही पोषक तत्व उनको मिल सके, है ना। इसके साथ साथ 50 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां तो खानी ही चाहिए, है ना, खा सकते हैं। कम मूल्य का हम संतुलित आहार ले सकते हैं। 50 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां यदि लेते हैं तो उससे विटामिन ए है, आयरन है, कैल्शियम है, इनकी मात्रा भी बढ़ जाती है ना। और इससे सस्ते और पीले फल जो होते हैं, जैसे पपीता है, आम है, इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जैसे विटामिन ए है, सी है, ये पोषक तत्व आसानी से मिल सकते हैं भोजन में, है ना। तो कम मूल्य का संतुलित आहार हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ 150 मिलीग्राम दूध हम ले सकते हैं, कम से कम जो है हमें 150 ml दूध जो है वो लेना चाहिए, जैसे कि, और जिससे राइबोफ्लेविन है, कैल्शियम है, आदि पोषक तत्व शरीर को मिल सके। इसके साथ साथ 10 ग्राम ज़्यादा तेल या ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि ऊर्जा का आवश्यक स्रोत जो है वो बना रहे, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स लें, उससे आप फैट लें, या मक्खन लें, या घी लें, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। हम तेल की मात्रा को 10 ग्राम तेल की मात्रा को भी यदि हम बढ़ाएं तो अपनी जो है ऊर्जा का आवश्यक स्रोत को हम बना सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कम मूल्य के अंदर भी हम संतुलित आहार ले सकते हैं, अपना आहार आयोजन ठीक प्रकार से व्यवस्थित करके। देखिए बच्चों, इस सारणी के अंदर ये क्या बता रहा है कि साधारण क्रियाशील जो पुरुष है उसके लिए कम दर का संतुलित आहार कितना होना चाहिए। देखो इसकी मात्रा यहाँ पर दे रखी है। एक साधारण क्रियाशील व्यक्ति है जो कि नॉर्मल परिश्रम करता है, तो उसके लिए किस प्रकार से हम आहार आयोजन करेंगे। जैसे कि अनाज जो है उसको 460 ग्राम अनाज की आवश्यकता होगी, दालों में 40 ग्राम दालों की आवश्यकता होगी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ 50 ग्राम और दूसरी अन्य सब्जियाँ 60 से 50 ग्राम, दूध 150-150 ml, और तेल जो है वो 40 ml के आसपास, और गुड़ और शक्कर जो है वो 30 ग्राम लेकर के और वो अपने आहार आयोजन को संतुलित कर सकता है। अब देखिए बच्चों, भोजन की दर को कम करने के लिए कुछ यहाँ पर प्रस्ताव दे रखे हैं कि किस प्रकार से भोजन की रेट जो है वो कम हो जाए, है ना। खाद्य पदार्थों को हम कम रेट के अंदर भी खरीद सकते हैं, कम रेट में खरीद कर भी हम जो है अपने आहार आयोजन में सभी पोषक तत्वों को सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे कि राशन की दुकान से हम भोज्य सामग्री खरीदें, यदि राशन की दुकान से खरीदेंगे तो हमें सस्ता भी पड़ेगा। इसके साथ साथ अनाज जिसका मूल्य दूसरे भोज्य पदार्थों से कम है वो हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। बड़ी और मोटी रोटी हम बना सकते हैं, है ना। किचन गार्डन में मिलने वाली हरे पत्तेदार सब्जियों को हम कम दाम में जो मिलती है, जैसे पालक है, चौलाई है, मेथी है, मीठा नीम है, ये जो है हम खरीद सकते हैं, है ना, खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ खमीरीकरण और माल्टिंग वाले अंकुरण की जो विधियां हैं, इन विधियों को हम अपना सकते हैं, है ना, और जिससे कि पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे और ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा, है ना। और इसके साथ साथ जैसे फूल गोभी है, गाजर है,
फूल गोभी है, गाजर है, चुकंदर है, मूली है, प्याज है, आदि की पत्तियों का हम सेवन कर सकते हैं, है ना, ताकि जो पोषक तत्व उसमें भी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो उसका यूज़ करके भी हम अपने आयोजन में जो है पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि घर में बनाया हुआ भोजन जो होता है कम खर्चीला होता है ना। बाहर जाके हम होटल्स में खाना खाएंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो हम घर के अंदर सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सभी पोषक तत्वों को यूज़ करके अच्छा भोजन बना सकते हैं, जिससे कि खर्च भी कम होगा और घर में बना भोजन जो होगा बच्चे टिफ़िन में भी ले पाएंगे और अच्छे से सभी पोषक तत्व उनको मिल पाएंगे और वो स्वस्थ रहेंगे। भाप में पकाए हुए भोजन, तेल घी से बने हुए भोजन के बजाय जो होते हैं कम मूल्य के होते हैं, है ना। हम स्टीम में पका करके भोज्य पदार्थों को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ शक्कर की बजाय गुड़ का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। सस्ते और मौसमी फल और सब्जियां, पपीता, अमरूद आदि को भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं। सस्ते और मौसमी फलों का यूज़ करेंगे तो कम खर्च में ही हम पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं अपने आहार आयोजन में। और प्राकृतिक भोजन जो है संरक्षित भोजन से सस्ते होते हैं ना। फास्ट फूड की अपेक्षा जो नेचुरल फूड हैं उनका उपयोग ज़्यादा करें, जिससे कि हम जो है हम कह सकते हैं कि कम दर के अंदर जो है हम व्यस्कावस्था के दौरान अपने आहार आयोजन के अंदर सभी पोषक तत्वों को सम्मिलित भी कर सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने व्यस्कावस्था के अंदर किस प्रकार से जो है फूड प्लान करना चाहिए और कौन कौन सी समस्याएं जो है व्यस्कावस्था के दौरान आती है आहार आयोजन में, और इन आहार आयोजन में आने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करें, कम आय वर्ग के लिए, अधिक आय वर्ग के लिए और जो है मध्यम आय वर्ग के लिए किस प्रकार से आहार आयोजन करना चाहिए, इसके बारे में भी पढ़ा। और कम मूल्य का में संतुलित आहार किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ा। और हमने तो इस प्रकार हमने इस लेसन में बहुत सारी चीज़ों को सीखा बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद।